बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज हम आपका कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो यूरोपीय कंपनी का आगमन बीए पार्ट थर्ड में जो टॉपिक है, उसमें जो कल हमने पुर्तगीज यूरोपीय कंपनी आगमन में जो पुर्तगीज पढ़े थे, उनका आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ थी। उसके बाद अब दूसरे जो व्यापारी यूरोप से आए वो थे डच। आने का क्रम है पुर्तगीज, डच, फिर अंग्रेज है, फिर डेनिश है, फिर फ्रांसिस। तो दूसरे जो डच हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डच जो भारत में सर्वप्रथम आए वो थे कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन 1595-96 में आया था। डच जहाँ के रहने वाले थे उस क्षेत्र को हॉलैंड और वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ से ही आए थे और उन्होंने अपनी एक कंपनी भी बनाई थी डचों ने। उसका नाम था वो विर्जिनिंग ओएस्टो इंडिका कंपनी। इस कंपनी को 21 वर्ष व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इस कंपनी ने अपनी आर्मी यात्राएं दक्षिण पूर्वी एशिया में की और सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया में उन्होंने एम्बियाना को जीता 1605 में, फिर जकार्ता को जीता और वहाँ वेटविया नगर बसाया। फिर 1623 में अम्बियाना नरसंहार हुआ जिसमें 10 अंग्रेज 9 जापानी मारे गए, इसलिए अंग्रेज उधर से छोड़कर भारत की तरफ आ गए और उनके पीछे पीछे ये डच भी भारत की तरफ आए। डचों ने भारत में पहली जो फैक्ट्री स्थापित की वो मसूली फैक्ट्री में वादेर हेगर में स्थापित की। फिर इन्होंने अपना मुख्यालय पुलिकट को 1610 में बनाया और उसके बाद सूरत, नागापट्टनम, फिर विलीपट्टनम को बनाया। पूर्वी क्षेत्र में बात करें, वैसे जो भारत से यूरोपीय कंपनी आई वो मुख्यतः दक्षिणी या पश्चिमी समुद्र तट से भारत में प्रवेश किया। एकमात्र डच हैं जिन्होंने दक्षिण पूर्वी समुद्र तट से भारत में प्रवेश किया, यानी पहले दक्षिण पूर्वी एशिया की, फिर इधर आई। और ज़्यादातर कंपनियां नहीं तो हिंद महासागर या अरब सागर से होती हुई पश्चिम से प्रवेश किया है। और इन्होंने पूर्वी समुद्र तट में डचों ने जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की है वो 1627 में पिपली उड़ीसा में और 1653 में बंगाल में हुगली के पास चिनसुरा में किलेबंदी की है। गुस्ताव फोर्ट की स्थापना की है। दक्षिण में गोलकुंडा में 1660 में, कोचीन में 1663 में इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की है। इन्होंने जो व्यापारिक ये जो कंपनी थी ये साझेदारी वाली कंपनी थी और इसमें लाभांश जो साझेदार होते हैं उनको 1:18 का अनुपात में दिया जाता था, जिसे मंजस कहते थे। डचों का जो मुख्य उद्देश्य था व्यापार करने का वो मसाले का था, लेकिन जब भारत में आए तो उन्हें पता चला कि मसाला यहाँ कम होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादा होता है, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चले गए और यहाँ इन्होंने कपड़े के व्यापार को विकसित किया। कपड़े के व्यापार को विकसित करने का मुख्य श्रेय इन्हीं को है और इन्होंने कपड़े का मुख्य केंद्र कोरोमंडल तट को बना दिया, गुजरात को, बंगाल को, इनको बनाया इन्होंने। और इसके अलावा भारत में नील और कच्चा रेशम, सौर और नमक, अफीम की खेती, इसको भी विकसित किया। डचों का 18वीं सदी में पतन आरंभ हो गया। 1759 में बेडारा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल में डचों को हरा दिया और भारत से ये बाहर हो गए क्योंकि इनका ज़्यादा रुचि भी नहीं रही। इनकी रुचि मुख्यतः उस मसाले व्यापार में रही, इसलिए ये फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चले गए, वहीं इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। इनके बाद जो आए वो अंग्रेज़ थे। अंग्रेज आने के क्रम में अंग्रेज जाति थे, अंग्रेज लोग थे, लेकिन कंपनी स्थापना में ये दूसरे नंबर पर थे। पहले भी पुर्तगीज, फिर अंग्रेज थे। और अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी की स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय स्थापित की, जिसका नाम था द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दोबारा से, द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके पूर्व इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ये भी अपने आरंभिक बयान दक्षिण पूर्वी एशिया में किए। फिर 1688 में इस न्यू कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई और 1698 में इसमें 2 और कंपनियां, जनरल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, जनरल सोसाइटी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट को मिला दिया गया और 1702 में ये विलय हुआ और 1708 में विलय का निश्चय 1702 में हुआ और जो 1708 में जो विलय हो गया तब इस कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कर दिया, जिसको शॉर्ट में 1833 में दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया।
ये 1833 में नाम रखा गया। 1708 में विलय हुआ। 1702 में डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो इससे पहले ये 3 कंपनियां चल रही थी। एक तो जनरल सोसाइटी, एक इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, एक तो यूनाइटेड ऑफ मर्चेंट्स। तो इन सबको मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई। और पहले जो मूल कंपनी थी उसका नाम था गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई फैक्ट्री स्थापित की। जो मुख्य पूर्व के साथ व्यापार की अनुमति मिलने के बाद इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत हॉकिंस को अकबर के दरबार में पत्र देकर भेजा। तब हॉकिंस पूर्व में तुर्की और फारसी भाषा सीख ली थी उसने। वो हेक्टर नामक जहाज में बैठकर 1608 में आया था। लेकिन जब हॉकिंस को भेजा तब शासक अकबर था, लेकिन जब वो भारत पहुंचा तब शासक जहांगीर बन चुका था। इसलिए वो जहांगीर के दरबार में आया और सूरत पहुंचा और उसने फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में उसकी अनुमति रद्द कर दी गई। तब अंग्रेजों ने चोरी छुपे 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। और इसी बीच 1611 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। तब 1612 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। वैसे इनको जो अनुमति 1608 में सूरत में मिल गई थी, लेकिन बाद में रद्द कर दी गई। और 1611 में मछलीपट्टनम में, स्वाली का युद्ध 1611 में, 1612 में इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। तो इस तरह से इनकी जो मुख्य फैक्ट्रियां हैं, पहली अगर देखा जाए तो सूरत की फैक्ट्री वैधानिक रूप से मानी जाती है। उससे पहले मछलीपट्टनम में 1611 में, 1620 अम्रगांव कर्नाटक में, 1632 में गोल्डन फेरमन गोलकुंडा की जो शासन ने जारी किया था फगोजा सालाना कर, उसके हिसाब से व्यापारिक छूट प्राप्त की इन्होंने। 1639 में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। और फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और एक किलाबंदी करके कोठी बनाई। इस तरह से इनका विस्तार हुआ। 1661 में बम्बई जो था एक द्वीप था जिसमें जो पुर्तगाली के नियंत्रण में था, लेकिन पुर्तगाली राजा ने 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने अपनी पुत्री कैथरीन मेवो का विवाह पुर्तगाली राजा ने अपनी पुत्री कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया और उसको दहेज में बम्बई द्वीप दिया गया। बम्बई जो द्वीप अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को जो दहेज में मिला था, उसने चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जहां पर 1659 में जेराल्ड आंगियार जो सूरत में गवर्नर था, उसने अपने समय का तकाजा कि हम हाथ में तलवार लेकर व्यापार बंद करें, ये नारा देते हुए इस बंदरगाह का विकास करने की कोशिश की। और सर जॉन चाइल्ड ने कुछ मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला 1688 में, परंतु औरंगजेब की सेना उसे पराजित कर दिया। उसने माफ़ी मांगी और 1.5 लाख रुपये खजाना भी दिया। उसके बाद धीरे धीरे मुंबई का विकास जो 7 द्वीपों पर बसा हुआ है। तो इस तरह से सूरत से मुख्य केंद्र बम्बई की तरफ स्थानांतरित होने लग गया। फिर पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ बंगाल अंग्रेजों की शक्ति का विकास 1651 के बाद हुआ। 1651 में शाह सुजा ने 3000 वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी, क्योंकि जो शाह सुजा था उसका गिरबिन बोटर नामक चिकित्सक ने शाह सुजा की बीमारी का इलाज किया था, इसलिए ये मंजूरी मिली। इस मंजूरी को पुणे 1656 में पुणे मंजूरी मिली। 1680 में औरंगजेब ने आदेश जारी करके यहाँ से 1.5% जजिया कर भी लिया। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, परंतु उन्हें हरा दिया गया। तब जोब चौनोक ने समझौता किया और 1690 में जोब चौनोक ने सूतनाती में एक फैक्ट्री खोली जो आगे चलकर कलकत्ता बनी। सूतनाती, कलकत्ता और गोविंदपुर ये विकसित हुए। 1698 में बंगाल के नवाब अजीम शाह ने जमींदार इब्राहिम खान से 3 क्षेत्र सूतनाती, कोलकाता, गोविंदपुर अंग्रेजों को दे दिया। 1700 में फोर्ट विलियम किले की स्थापना रखी और चार्ल्स आयर यहाँ का प्रेसिडेंट बना। इस प्रकार कलकत्ता का विकास हुआ। ये था इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत में। और
अब आगे कल पढ़ेंगे हम।